बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलीम अकेडमी। आज हम करेंगे ओ लेवल्स मैथमेटिक्स T1 सेवन्थ एडिशन चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7B। लास्ट टाइम हमने किया था एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 7 तक, और आज के लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड। याद रखें कि हमारी कोशिश होती है कि हम अपने लेक्चर को 30 मिनट से ज़्यादा लॉन्ग ना करें, इसलिए 30 मिनट्स में जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, द फर्स्ट 4 फिगर्स ऑफ अ सीक्वेंस आर शोन दिस। हमारे पास एक सीक्वेंस है, उसकी जो पहली 4 डायग्राम्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, हमने क्या करना है, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 फिगर्स ऑफ द सीक्वेंस। हमने इसकी नेक्स्ट 2 फिगर्स को ड्रॉ करना है। याद रखें, जब भी सीक्वेंस है तो उस सीक्वेंस में हमेशा एक पैटर्न होगा। जब भी सीक्वेंस होगा तो सीक्वेंस में एक पैटर्न होगा, उस पैटर्न को आपने फॉलो करना है। उसको फॉलो करके ही आप नेक्स्ट की जो डायग्राम्स हैं उनको आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखें, फिगर 1 है, इसमें यहाँ पर एक सिंगल लाइन आ रही है। फिगर 2 है, इसमें यहाँ पर 1 लाइन और ये 2 लाइंस आ रही हैं। फिगर 3 है, इसमें 1, 2 और 3 लाइंस आ रही हैं और उनके साथ नीचे ट्रायंगल्स बनी हुई हैं। फिगर 4 है, इसमें 1, 2, 3, 4 लाइंस आ रही हैं और साथ में उसके नीचे ट्रायंगल्स बनी हुई हैं। तो अगर फिगर 5 ड्रॉ करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली ये जो लाइंस आ रही हैं ये वाली 5 लाइंस आएंगी इस तरह से। ठीक है, और इस तरह की डायग्राम बनेगी 5 लाइंस के साथ, और उसके नीचे जो है वो ऐसे ट्रायंगल बनी होगी। ठीक है, एक तो ये पैटर्न है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा पैटर्न क्या है कि आप देखें, जो फिगर 1 है उसमें आपके पास जो है वो एक सिंगल ट्रायंगल यहाँ पर बनी हुई है, और जैसे फिगर 2 की बात होती है तो वहाँ पर 3 ट्रायंगल्स बनी हुई है, 1, 2, 3। लेकिन ये पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा और ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो पहले वाला पैटर्न आपको बताया है कि आपने यहाँ पर इन लाइंस को फॉलो करना है, वही आपके लेवल के लिए बेस्ट है, क्योंकि अभी आप क्लास 7, 8 में ये मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो इस लेवल पर आपके लिए जो ईजीएस्ट पैटर्न है वही आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे सोल्यूशन को। पहले पार्ट को हम सोल्व करते हैं, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 फिगर्स ऑफ द सीक्वेंस। ये देखें, नेक्स्ट 2 फिगर्स जो हैं उनको हमने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हमने लिख दिया। ये पहली 4 डायग्राम्स जो थी आपको क्वेश्चन में गिवन थी। जब फिगर 5 की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर 5 लाइंस आ जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, और हर लाइन के नीचे आपके पास ट्राइंगल्स बनी होगी। जो 5th लाइन होगी उसके नीचे 5 ट्राइंगल्स आएंगी। देखिए, 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल एंड 5 ट्राइंगल। इस तरह से जैसे फिगर 4 होगी उसके नीचे 4 ट्राइंगल्स आएंगी, यानी कि 4 ट्राइंगल्स बनेंगी, 1, 2, 3, 4। फिगर 3 होगी तो उसके नीचे सबसे आखिरी लाइन में 3 डायग्राम्स बनेंगी, 1, 2, 3। इस तरह देखें, जब फिगर 6 की बात करेंगे तो उसमें पहले तो आपने 6 लाइंस ड्रॉ करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उसके बाद जो लास्ट लाइन होगी सबसे आखिर वाली, वहाँ पर आपने क्या करना है, आपने वहाँ पर 6 ट्रायंगल्स को ड्रॉ करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऑल राइट, तो ये थी जनाब आपके पास इसका आंसर। ये हमने फिगर 6 को ड्रॉ कर दिया। हमने नेक्स्ट 2 डायग्राम्स को ड्रॉ करना था, तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट 2 डायग्राम्स को ड्रॉ कर दिए। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। तो उसके बाद आगे मूव करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है कि कंप्लीट द टेबल, हमने इस टेबल को कंप्लीट करना है। अच्छा, आप देखें, टेबल में भी एक पैटर्न है, उस पैटर्न को आपने फॉलो करना है। पैटर्न क्या है कि अगर आपके पास फिगर 1 है ना, फिगर 1 है, तो उसमें जो नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वेयर्स है ना वो आपके पास 4 आ रहे हैं। अब ये 4 कैसे आएगा, अभी उसको आगे देखते हैं। फिगर 2 है तो उसमें जो नंबर ऑफ स्क्वेयर्स आ रहे हैं ना वो आ रहे हैं आपके पास 9। अच्छा, आप देखें, अगर फिगर 1 हो तो आप इसमें 1 + 1 करें तो वो आता है आपके पास 2। तो अगर आप 1 + 1 करके उसका स्क्वायर ले लें तो इधर आ जाएगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है। अच्छा, आप 2 की बात करें तो ये जो 2 है इसकी बात करें तो आप देखें, इसमें भी आप 1 प्लस करें, 2 + 1 और इसका होल स्क्वायर ले लें तो 2 + 1 क्या होता है, 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर आपके पास क्या आता है, वो आता है आपके पास 9। ठीक है। अच्छा, अब जब इसकी बारी आएगी थर्ड वाले की तो इसमें क्या होगा कि 3 + 1 का होल स्क्वायर। 3 + 1 क्या होता है आपके पास 4।
तो 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 का होल स्क्वायर क्या होता है, वो आपके पास आ जाएगा 16, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर, आ जाएगा 25, फिर आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर 36, फिर आएगा 7 का होल स्क्वायर 49 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पर जो n है ना, अब n की जगह पर क्या होगा कि जो भी हमारे पास यहाँ पे नंबर है उसमें 1 प्लस कर रहे हैं, तो जब n की बारी आएगी तो यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अभी इसको मैं टाइप करके दिखाता हूँ आपको। तो देखें, जब 3 की बारी आएगी तो 3 प्लस 1 4, 4 का होल स्क्वायर आता है आपके पास 16, और जब 4 की बारी आएगी तो 4 प्लस 1 5, 5 का होल स्क्वायर आता है 25, जब 5 की बारी आएगी तो 5 प्लस 1 6, 6 का होल स्क्वायर आता है 36, और जब 6 की बारी आएगी तो 6 प्लस 1 7, 7 का होल स्क्वायर आता है 49, और जब लास्ट में n आएगा, यहाँ पर स्मॉल n है, कैपिटल n नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, ये आपके पास इसका टेबल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन क्या था, कंप्लीट द टेबल, तो हमने इस टेबल को कंप्लीट कर दिया। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द 20th फिगर। वो कह रहा है कि 20th फिगर के अंदर आपने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करनी है। तो ये देखें, ये फिगर्स के नेम है, फिगर्स के नंबर हैं, यानी ये 6 फिगर्स में ये हमारे पास जो है ना, ये 6 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स है। अब वो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि ये आपने फाइंड करनी है, ठीक है, इन द 20th फिगर। 20th फिगर, अगर ये देखें ना, ये आपके पास क्या है, ये है 6th फिगर, ठीक है। तो आपने 20th फिगर को फाइंड करना है। तो आप अगर पेपर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे ना, इसको 6 के बाद 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो आपने इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेगा कि जो भी नंबर यहाँ पे होएगा ना, जो भी नंबर यहाँ पर होगा उसमें 1 प्लस करके उसका स्क्वायर लेंगे, तो आपके पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएगा। ओके, तो अगर 20th फिगर है तो उसकी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे आएगी कि आप 20 लें, उसमें आप प्लस 1 करें और उसका आप स्क्वायर ले लें, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी 20th फिगर। ऑलराइट, तो चलें अभी इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द 20th फिगर। तो यहाँ पर आप लिखें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, तो 20th फिगर है तो उसमें आ जाएगा 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 20 प्लस 1 कितना होता है, 20 प्लस 1 होता है 21 का होल स्क्वायर, और 21 का होल स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 441, तो 441 इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑलराइट जी, नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या है आपके पास, फोर्थ पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द फिगर हैज़ 121 स्मॉल स्क्वायर्स। अच्छा, अब आपने n की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब आपने n की वैल्यू को फाइंड करना है फॉर विच द फिगर हैज़ 121 स्मॉल स्क्वायर्स, के स्मॉल ट्रायंगल्स के फिगर के जो अंदर है 121 स्मॉल ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, 121 उसके अंदर स्मॉल ट्रायंगल्स है। तो अब आपने क्या करना है, जैसे आप इस प्रोसेस से इधर गए थे ना, तो अब आपने इस प्रोसेस से इधर रिवर्स आना है, ठीक है, इसी प्रोसेस को आपने रिवर्स करना है, तो आपके पास वैल्यू ऑफ n आ जाएगी। कैसे रिवर्स करना है अभी करके दिखाते हैं आपको। ऑलराइट, ये देखें, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 121। अच्छा, आप देखें 121 को रिवर्स करना है आपने, पहले उसका बनाएंगे स्क्वायर। तो देखिए 121 किसका स्क्वायर है, 121 आता है 11 का स्क्वायर लेने से, ठीक है। अब 11 को आपने लिखना है +1 की शेप में। +1 मीन्स के कोई नंबर +1, किस में +1 करने से 11 आता है, ऑब्वियसली 10 में, तो ये आ जाएगा 10 + 1 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, 10 + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखें कि वैल्यू ऑफ n आपने फाइंड करनी थी, तो n यहाँ पर क्या था, अगर आप इस टेबल को फॉलो करें तो यहाँ पर जो भी नंबर, ये हमारे पास n है ना,
तो n का फार्मूला क्या था, n+1 होल स्क्वायर, यानी 1 के साथ जो नंबर आ रहा है वो आपके पास n है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1 के साथ जो नंबर आ रहा है 10, वो 10 आपके पास n है, ठीक है। ये जो n है ना, ये बेसिकली यहाँ पर 10 होगा। तो बस आ गया n का आंसर। तो इसके साथ आप लिख दें कि hence n इज इक्वल टू 10। ऑलराइट जी, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सारा कवर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं लेकिन मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अगर आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करें तो ये ईजिली आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, कंसिडर द फॉलोइंग पैटर्न, फॉलोइंग नंबर पैटर्न। ये हमारे पास नंबर पैटर्न गिवन है। तो हमने क्या करना है, राइट डाउन द 6th लाइन इन द पैटर्न एंड डिड्यूस द वैल्यू ऑफ k। पहले हमने इसकी 6th लाइन को हमने लिखना है। पैटर्न क्या है कि 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 4। आप पैटर्न को इस साइड से देखें, ठीक है, या पैटर्न को इस साइड से देखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ से आपको इजी नज़र आता है आप उस साइड से पैटर्न को देखें। तो ये पैटर्न मेरे ख्याल से राइट साइड से ज़्यादा ईजी नज़र आ रहा है कि 1 × 4 इज इक्वल टू 4। अच्छा, उसके बाद देखें 2 × 5 इज इक्वल टू 10, ऑब्वियसली 3 × 6 इज इक्वल टू 18, 4 × 7 इज इक्वल टू 28। अच्छा, ये देखें, ये इसकी फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ये फोर्थ लाइन है। और हमने इसकी क्या करनी है, हमने इसकी लिखनी है 6th लाइन। राइट डाउन द 6th लाइन इन द पैटर्न। तो यहाँ पर होगी 5th लाइन, फिर आएगी 6th लाइन। 6th लाइन जो आएगी ना, आप देखें कि फर्स्ट लाइन हो तो यहाँ पर 1 आ रहा है, सेकंड लाइन हो तो यहाँ पर 2 आ रहा है, थर्ड लाइन हो तो यहाँ पर 3 आ रहा है, फोर्थ लाइन हो तो यहाँ पर 4 आ रहा है। तो आप पहले चाहे 5th लाइन लिख लें फिर 6th लाइन लिख लें, क्योंकि 5th और 6th लाइन में सिर्फ एक लाइन का डिफरेंस है, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। या फिर आप इसको डायरेक्ट फार्मूला से भी लिख सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये हमारे पास पैटर्न है और हमने इसकी 6th लाइन को लिखना है। पहले हम क्या करते हैं कि हम इसकी 5th लाइन को लिख लेते हैं। अच्छा, देखें 5th लाइन को लिखें तो यहाँ पर हमारे पास कोई नंबर आएगा, मुझे नहीं पता कि क्या नंबर आएगा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो 4 आ रहा है ना, यहाँ पर 4 के बाद यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। और उसके बाद मुझे ये पता है कि मैं उसके बाद लिखूँगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, और उसके बाद मुझे ये पता है कि 4, पहले नंबर 4 आ रहा है, उसके बाद 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 8 आएगा। ये मैं 5th लाइन लिख रहा हूँ, अभी 6th लाइन नहीं लिख रहा। तो आप देखें, अब मुझे पता चल गया कि जो मेरी लेफ़्ट साइड है उस वहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो 5 8 क्या होता है 40, तो ये नंबर आएगा 40, ठीक है। अब इसी तरह से मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन को लिखूँगा। मुझे नहीं पता इस तरफ कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि उस तरफ 5 के बाद आएगा 6, और फिर मुझे ये पता है कि 6 के बाद मैंने लगाना है मल्टीप्लिकेशन का साइन, और उसके बाद मैंने क्या करना है 8 के बाद मैंने लगाना है 9। तो आप देखें 6 9 क्या होता है, 6 9 होता है 54। तो 54 आपके पास वो नंबर है, और जो 6th लाइन है ना आपकी, वो आ जाएगी 54, ठीक है। राइट डाउन द 6th लाइन, ये जो 6th लाइन है आपकी वो आ जाएगी आपके पास ये वाली, ठीक है। ये आपकी आ गई 6th लाइन, यानी कि ए पार्ट का आपने आंसर कर दिया। अच्छा, जब आपने 6th लाइन लिखनी है ना, तो आप ना ये जो बाकी का सारा काम है ना पेपर में, इसको ना लिखा करें। जैसे ये जो चीज़ है ना, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ये मैंने फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखा है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि फर्स्ट पार्ट को मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ। ऑलराइट, और ये पैटर्न को भी कंसीडर को ख़त्म कर देते हैं। ये लिखा जी, राइट डाउन द 6th लाइन द पैटर्न। तो हमने सारी लाइंस को लिख दिया, 5th को भी 6th को भी। ज़्यादा लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेंगे, कम लिखेंगे पेपर में तो हो सकता है कि नंबर कटें, ठीक है। इसलिए कोशिश किया करें पेपर में आप ज़्यादा से ज़्यादा ही लिख कर आएँ। जैसे आप किसी इंसान को कोई चीज़ देते हैं ना, तो आप ज़्यादा दे दें तो इंसान खुश होता है, कम दें तो वो नाराज़ होता है। और इसलिए इसी पैटर्न को आप मैथमेटिक्स में फॉलो किया करें कि आप जब मैथ में कोई काम करते हैं तो कोशिश करें एग्जामिनर को ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करके आएँ, ताकि वो समझे कि आपको आता है। ऑलराइट जी, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है डिड्यूस द वैल्यू ऑफ के। अब हमने के की वैल्यू को फाइंड करना है। अच्छा, अब के की वैल्यू को जब आपने फाइंड करना है तो आपने यहाँ पे के वाला एक्सप्रेशन लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखें तो के वाला जो एक्सप्रेशन है ना, वो ये वाला है, ठीक है।
तो आपने इसी के वाले एक्सप्रेशन को कॉपी करना है और इसी को आपने आगे लेकर चलना है। तो ये देखें, ये मैं यहाँ पर इसका लिखता हूँ सोल्यूशन। यहाँ पर मैंने ऊपर सोल्यूशन लिखा ही नहीं है, गलतियाँ हो जाती हैं, बस क्या करें। तो यहाँ पर मैं पहले सोल्यूशन लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, सोल्यूशन लिखा। अब मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखता हूँ के वाला। ऑलराइट, तो थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। ऑलराइट जी, अब देखें, अब क्या करें, यहाँ पर आप के इस जो राइट साइड पे लिखा हुआ है ना के, उसको आप एक्सपैंड कर दें। तो ये आ जाएगा के स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा +3 के। ओके, इसी तरह से जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसको भी हम इस साइड पे ले आते हैं। तो अब क्या करते हैं, सॉरी, ऑलराइट जी, अब हम जो 208 है ना उसको हम ले जाते हैं उस साइड पर। तो यहाँ पर आके ये हो जाएगा -208, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है। अब ये बन गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने इसको करना है सॉल्व, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लें, चाहे आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लें, चाहे आप इसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर लें। तो मैं सबसे ईजी मेथड जो है वो है मिड टर्म ब्रेक। मैं इसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करूँगा। उसे सॉल्व करने के लिए मुझे पहले दो नंबर्स चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने से मेरे पास जो है वो प्लस या माइनस करने से 3 की आए, और उनको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास जो है वो 208 आए। तो वो नंबर्स जो है ना, आई थिंक कि वो नंबर होने चाहिए 16 और 13। तो चेक करते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 208 आता है कि नहीं। 6 3 18, 18 2 and 1, and 6 3 1 3 and 1 4, and multiply 6 1 6 and 1 1 1, so 8 and 6 4 10 0 1 and 2, 208 आ रहा है। ठीक हो गया। तो यही वो नंबर हैं 16 और 13। मुझे कैसे आया, मुझे मेरे एक्सपीरियंस से पता चला। आपको कैसे आएगा, आपको प्रैक्टिस से आएगा, पता चलेगा कि कौन से नंबर्स आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो ले जनाब, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 16 के और फिर मैं लिखता हूँ -13 के। ओके, ऑलराइट। अब मैं इसके बनाऊंगा फैक्टर्स। पहले दो नंबर्स में से मैं के कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा के और यहाँ पर आ जाएगा +16, ठीक है। और ये सारा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से माइनस में 13 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास के और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और 13 16 सा, तो ये आ जाएगा 16 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ऑलराइट जी, अब आप क्या करें कि आप के +16 को कॉमन ले लें। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा के -13, ठीक है। और ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो आप देखें दो टर्म्स हैं, दोनों इक्वल टू 0 हैं। तो क्या होगा कि आइदर फर्स्ट टर्म इज़ इक्वल टू 0 और सेकंड टर्म इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आ जाएगा के +16 इज़ इक्वल टू 0 और और यहाँ पर आ जाएगा के -13 इज़ इक्वल टू 0। दोस्तों, टाइपिंग करने का मकसद ही होता है कि आपको सारा कुछ समझ में आए, आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आए कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। अच्छा देखें, के +16 इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास के का आंसर आ जाएगा -16, ठीक है। और फिर यहाँ पर और साथ में जो है वो के का आंसर आ जाएगा के इज़ इक्वल टू 13, कम ऑन 13, ठीक है। ये और पता नहीं इतना छोटा सा क्यों हो गया, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ। तो ये बहरहाल नहीं हो रहा, अजीब सा ही नज़र आ रहा है ये। तो मैं इसको कैपिटल्स में लिख देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ऑलराइट जी, ये आपके पास आ गया के इज़ इक्वल टू -16 और के इज़ इक्वल टू 13। के की आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने जब दो वैल्यूज़ आ गई हैं ना, तो याद रखें कि के आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव के को हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे क्योंकि हम नेगेटिव के साथ उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। पॉजिटिव के होगा
तो फिर ही उसके साथ जो है ना ये एक्सप्रेशन बनेगा। ओके, ये देखें क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर आप नेगेटिव के पुट करेंगे ना तो आपके पास ये आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, तो हम नेगेटिव के को इग्नोर करेंगे और पॉजिटिव के को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर के आ जाएगा 13। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस के इज इक्वल टू 13। ऑल एट जी, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, के इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पर याद रखें ये थोड़ा सा ना फासला है, आप शायद ये समझें कि ये करीब करीब लिखे हुए हैं, इनके बीच में ना और आता है। ठीक है, और का मतलब होता है कि या तो ये है या फिर वो है, ये इस तरह से आएगा कुछ। अच्छा जी, के का यहाँ पे आंसर आ जाएगा 13। तो हमने क्या फाइंड करना था, डिड्यूस द वैल्यू ऑफ के, हमने के की वैल्यू को कैलकुलेट करना था, तो वो हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। ऑलराइट जी, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रिकी है लेकिन आसान है। ट्रिकी है लेकिन आसान है, लेकिन बच्चों के लिए मुश्किल है। कंसिडर द फॉलोइंग पैटर्न, हमने इस पैटर्न को फॉलो करना है। तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 का होल स्क्वायर। फिर 1 + 3 + 5, 3 के बाद एक और नंबर ऐड कर दिया +5, वो बन गया 9। तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर को हम लिखते हैं 2 + 1 का होल स्क्वायर। फिर एक और नंबर ऐड कर दिया +7, वो आता है 16, और फिर इस तरह से 3 + 1 का होल स्क्वायर। फिर इस तरह से नेक्स्ट नंबर। अच्छा, अब करना क्या है, हमने राइट डाउन द 5th लाइन इन द पैटर्न। ओके जी, तो वैसे ही करते हैं जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि हम इसमें 5th लाइन, तो 1 2 3 4 लाइन्स है, तो नेक्स्ट लाइन ही 5th लाइन होगी, तो हम उसमें 5th लाइन को ऐड कर देते हैं। अभी सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। 5th लाइन को ऐड करना है, तो इसके जो आगे वाले एक्सप्रेशंस हैं इनको आप यहाँ से ख़त्म कर दें। तो ये जो मेरे पास क्वेश्चन है इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मैंने क्या करना है। ओके जी, मैंने इसकी 5th लाइन को लिखना है, तो मैं पहले ना इसकी जो 4th लाइन है मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, यानी मैं उसको लिख लेता हूँ। अच्छा, आप देखें 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो क्या ऐड होगा, हर लाइन में एक और नंबर ऐड हो रहा है। तो 9 के बाद आ जाएगा आपके पास 11, ठीक है, 11 इसमें ऐड हो गया। तो अब देखें 11 जब ऐड होगा तो क्या आएगा, 25 में आप 11 ऐड करें, पहले जो 25 बन रहा था ना, अब उसमें 11 ऐड करें, 25 + 10 35 एंड 1 आ जाएगा 36। 36 क्या होता है, वो होता है ऑब्वियसली 6 का होल स्क्वायर, 6 6 36, और 6 के होल स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, 5 + 1 का होल स्क्वायर। तो ले जी, आपके पास आगे 5th लाइन ऑफ द पैटर्न। ठीक है, आप सिर्फ 5th लाइन को भी लिख सकते हैं, या आप सारी लाइंस लिखने के बाद 5th लाइन को भी लिख सकते हैं। यानी कि आपका जो, मैं आपको एक बार बता दूं कि आपका जो आंसर है ना पेपर में जो आपने लिखना है, वो आप सिर्फ इतना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आप 5th लाइन लिखें तो ये आपका आंसर एक्सेप्टेबल है। लेकिन चूंकि मैंने आपको समझाना है, मैंने आपको बताना है कि 5th लाइन कैसे आ रही है, 4th लाइन से आ रही है, 4th कैसे आ रही है, 3 से आ रही है, 3 कैसे आ रही है, 2 से आ रही है। तो इसलिए जो है वो मैं ये सारा काम करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड करें कि आपके पास 5th लाइन का सलूशन कैसे आया। ऑल राइट जी, ये देखें, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब उसके बाद क्या है, गिवन डैट b = 169, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a, c एंड d। ये इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, ये आपके पास पेपर्स में भी आ चुका है, ओ लेवल्स के पास पेपर्स में। तो लेकिन बहरहाल ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है पेपर में, लाजमी आता है। जो सीक्वेंस पैटर्न का क्वेश्चन होता है वो लाजमी आता है पेपर में। अच्छा, आप देखें, पहले इससे पहले ना आपको ये जो b = 69 है, हमने वैल्यूज जो फाइंड करनी है, आपको ना सारा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। आप पेपर में चाहे ना लिखें तो, लेकिन मैं आपको लिख के दिखाता हूँ ताकि आप उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। पहले मैं यहाँ लिखता हूँ इसका सलूशन, और ये मैंने सारा पैटर्न लिख दिया। अच्छा जी, अब देखें, अब एक चीज़ यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व करें, थोड़ा सा आपने ज़रा इसको केयरफुली देखना है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। अच्छा जी, आपने ऑब्ज़र्व क्या करना है कि आप देखें, जब आप यहाँ पर करते हैं ना, ये देखें, ये 2 और ये 1, इन दोनों को प्लस करें तो प्लस करने से आपके पास क्या आता है, 3। ठीक है, अच्छा आप देखें, ये 3 और ये 2, 3 + 2 करें तो क्या आता है, 5। तो ये देखें, ये नंबर आ गया 5। यानी कि सीक्वेंस का जो आखिरी नंबर है ना, वो कैसे आ रहा है, वो इन दोनों को प्लस करने से। ठीक है,
इन दोनों को प्लस करने से। आप देखिए 4 + 3 करें, 4 + 3 करें तो क्या आ रहा है, ये देखें आखिरी नंबर 7, ठीक है। आप देखिए 5 + 4 करें, 5 + 4 करें तो क्या आ रहा है, लास्ट नंबर वो आ रहा है 9। 5 + 4 9 होता है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ना क्वेश्चन में बी जो है ना वो दिया गया है 169, तो यहाँ पर ये बी की जगह ना यहाँ पर मैं लिखता हूँ 169, ठीक है। अच्छा, अब देखें जो नंबर यहाँ पर है नेक्स्ट सी, उसका स्केयर आता है, तो 169 किसका स्केयर है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 13। 169 13 का स्केयर होता है ना, तो ये आ जाएगा 13 का होल स्केयर। ओके। अच्छा, अब देखें d + 1 का होल स्केयर, तो 13 को आप कैसे लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 12 + 1 का होल स्केयर। इसका मतलब है कि जो 12 है ना ये यहाँ पर आ गया d की जगह पे, तो यानी कि d की जो वैल्यू आपके पास है ना वो आपके पास आ गई 12, ठीक है। अच्छा, फिर देखें ये c आ गया 13, c की जगह पर आ गया 13, तो इसका मतलब है कि c की जो वैल्यू है ना आपके पास वो आपके पास आ गई 13, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ चेक करें कि इसको प्लस करें 13 और 12, 13 और 12 को प्लस करें तो आपके पास ये यहाँ पर जो आखिरी नंबर है ना सीक्वेंस का वो आता है। तो 13 + 12 करने से यानी कि a आएगा, तो फिर a क्या आएगा, वो आ जाएगा 13 + 12, तो 13 + 12 कितना होता है, वो आपके पास आ जाएगा 25। तो यही हमने फाइंड करना था ना। ये देखो a का आंसर आपके पास आ गया 25, c का आंसर आपके पास आ गया 13 और ये d का आंसर आपके पास आ गया 12। ऑलराइट जी, ये तीनों आपने आंसर्स कैलकुलेट करने थे, वो आपके पास आंसर आ गए। वेरी इजी, कितना आसान काम है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जो हम आपको ये मेथड करवाते हैं इसके पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारी स्कूल के जो टीचर्स हैं, स्पेशली फ़ीमेल टीचर्स प्राइवेट स्कूल से जिनकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो मैथमेटिक्स नहीं है, वो यहाँ से हमारे चैनल से मैथमेटिक्स को सीख रही हैं, यहाँ से सीखती हैं और फिर आगे जाके बच्चों को पढ़ाती हैं। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो यहाँ पर टीचर्स पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ या दूसरे लोग पढ़ाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से सीखा करें। आपने कहीं पढ़ाना है या पेपर में सॉल्व करना है तो आप हमसे सीखा करें, उसके बाद आप जाकर आगे पढ़ाया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे नॉलेज से मुस्तफ़ीद हों। चलें जी, अब इसको ना टाइप करके मैं दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे सॉल्व होगा। ये देखें, ये पैटर्न है। तो पैटर्न में आपने यहाँ पर जो वैल्यू है ना इसकी b की, उसकी जगह पर आपने लिख देना है 169। अब c की जगह पर आपके पास आ जाएगा 169 बनता है 13 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 होल स्क्वायर और फिर d आपके पास आ जाएगा 12 + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद आप इस यहाँ पे नीचे इसको लिख दें कि हेंस d = 12, ठीक है। d = 12 आ गया, c = 13 आ गया एंड a = 25 आ गया, ठीक है। 25 कैसे आएगा अभी आपको मैंने बता दिया। तो 31 मिनट्स हो चुके हैं, अप्रॉक्सीमेट 30 मिनट्स हो चुके हैं हमारे इस लेक्चर को। तो आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे वाले क्वेश्चंस का सलूशन मिलेगा। तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला आपको तमाम हर तरह के इम्तिहान में कामयाब करे। तो हमें दुआ में याद रखिएगा। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।